हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। पहले हम सिंगल लेयर में अच्छा काम करेंगे। अगर जो लोग नए हैं, बिगनर्स हैं, तो एकदम से तुरंत आप 5 लेयर 4 लेयर के मॉडल पर मत जाइए। आप पहले एक नॉर्मल क्रॉप लगाओ, चाहे तो अरहर पकड़ लो, चाहे तो टमाटर पकड़ लो, चाहे तो गेहूं पकड़ लो, चाहे तो कोई भी एक फसल पे पहले काम करो। पहले कुछ थोड़ा बहुत अनुभव इकट्ठा करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर मिक्स क्रॉपिंग पे जाओ, फिर उसके बाद इंटर क्रॉपिंग पे जाओ, फिर डबल, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे ही हमने भी काम किया, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब सवाल एक है कि हम मल्टी लेयर फार्मिंग को इतना क्यों फोकस कर रहे हैं, क्या जरूरी है मल्टी लेयर फार्मिंग। तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के किसानों के पास कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनका समाधान आज की तारीख में कुछ टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, लेकिन वो पैसे खर्चे करने के बाद, मतलब उससे टेक्नोलॉजी तो है लेकिन वो किसान की खर्चे को बढ़ाती है ना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती है। तो जब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गई। तो बात तो वही है भाई। आप अभी क्या हो रहा है ना, पता चला अभी हम गुंटूर गए हुए थे विजिट पे, हमने वहां के किसानों को देखा, वो लोग जो है ना 1-1 लाख रुपए की मिर्ची बेचते हैं 3-3, 4-4 महीने में। हमने उनसे पूछा दवाई कितने की डालते, तो बोले साहब 25 स्प्रे तो कॉमन है, 25, हाँ 25 तो कॉमन है, मतलब नॉर्मल है, और अगर ज्यादा कुछ हो गया तो 30, 35, 40 तक भी चले जाते हैं। तो हमने कहा भाई साहब ये एक बार के स्प्रे में कम से कम 3000 रुपए का खर्चा है, और हाँ कम से कम 3000 रुपए का खर्चा 1 एकड़ की दवाई के एक बार के स्प्रे में, और आपके 25 राउंड लग रहे हैं, तो 25 की या 75 की तो आपने खर्चे ही कर डाला, समझ रहे ना। और निदाई गुड़ाई में अलग, पानी में अलग, और मान के चलो आपने 1-1.5 लाख की मिर्ची अगर बेच भी ली खूब कर कर गए, तो मतलब क्या निकला, उधर एक तरफ आपने खर्चा बढ़ा लिया, दूसरी तरफ आपने प्रॉफिट बढ़ा लिया, तो बैलेंस शीट तो नॉर्मल होगी, ठीक है कि नहीं। तो खेती में जो है ना खर्चा मिनिमम होना चाहिए, और आउटपुट भी मिनिमम हो, चलेगा, लेकिन खर्चा मिनिमम पे ही रहना चाहिए, फिर आउटपुट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ऐसा हमारा मॉडल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खर्चा हमने खूब धड़ाम से कर दिया, फिर प्रॉफिट इतना सा हुआ और प्रेशर भी इतना बड़ा हो गया, ठीक है कि नहीं। 25 लाख का पॉली हाउस लगा लिया, 50 लाख का खर्चा कर लिया, और पता चला 10 लाख की फसल निकली, तो क्या फायदा है ना। तो मिनिमम कॉस्टिंग पे हमें काम करना है एग्रीकल्चर में। तो अभी वर्तमान में ये जितनी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग तकनीक का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सब में मोटा तगड़ा पैसा लगता है, और वो प्रॉब्लम एक इकोनॉमिकल ना तो वायबल होती है, ना सस्टेनेबल होती है, ना ही कहना चाहिए एनवायरमेंट को लाभ पहुंचाने वाली होती है, ठीक है कि नहीं। तो हमें अगर ये तरह तरह की समस्याओं का समाधान करना है, और वो भी एक वायबिलिटी के साथ, एक इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी के साथ, तो आपको लेयर फार्मिंग करना पड़ेगी। देखो पानी को लेकर पूरी दुनिया में आप सब लोग समझ ही रहे हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि आने वाले समय में ये झगड़ा का विषय बनने वाला है, लड़ाई का विषय बनने वाला है, युद्ध का विषय बनने वाला है। कुछ विद्वान लोगों ने कहा है कि हम लोग तेल से पहले पानी, मतलब पानी से, तेल से पहले पानी से वंचित हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। मतलब पानी का जिस तरह से, जिस ढंग से इस्तेमाल हो रहा है, उस इस्तेमाल के हिसाब से, या पानी का जल का स्तर जिस प्रतिशत से नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग तेल से पहले पानी से वंचित हो जाएंगे। मतलब हमारे पास पेट्रोल, डीजल, ऑयल ये सब रहेगा, लेकिन पानी नहीं रहेगा। इस तरह की स्थितियां बनती चली आ रही है, क्योंकि देखो आबादी अगर 2 गुना बढ़ती है तो पानी का उपयोग 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब पहले पानी हम लोग कम इस्तेमाल करते थे, जब से शहरीकरण की व्यवस्था स्थापित हुई तो पानी का इस्तेमाल हमारा ज्यादा बढ़ गया। अभी हम सोच के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं शहर में, उसके लिए कम से कम हमें 1 बाल्टी पानी चाहिए, और पहले डब्बे वाला सिस्टम था, तो खाली 1 डब्बे में आधा लीटर में काम हो जाता था, ठीक है कि नहीं। तो आधा लीटर का कंजप्शन जाके 1 बाल्टी पे टिक गया। फिर शहर में पता चला नल खोला तो नहाने लगे हैं, तो पता चला 10 बाल्टी से नहाने, ब्रश कर रहे हैं तो पता चला खोल के डाला है तो 4 लीटर पानी गिर गया। और गांव में किसान क्या करता है, 1 लोटा भरा और दांतों घिसता रहेगा, घिसता रहेगा, घिसता रहेगा, और बस इतने से चुल्लू भर पानी से कुल्ला करेगा और दूर हो जाएगा। कोई नल नहीं तो कोई बिखरना भी नहीं पानी।
जब वो नहाने जाएगा तो कुएं से बाल्टी से जब वो पानी खींचेगा तो 10 बाल्टी खींचेगा नहीं, एक बाल्टी खींच के ही वो नहा के और फ्री हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो टेक्नोलॉजी ने और सुविधा ने बहुत बर्बादी की हुई है, और खासकर पानी की। मशीन लगा दी, पहले तो क्या इससे खींचते थे, बैलों से पानी निकालते थे, तो एक लिमिटेड पानी हम वाटर रिसोर्सेज से पानी निकालते थे। और अब तो क्या हुआ, मशीन बना दी बोर की, ट्यूबवेल करने की, तो भैया जहां मर्जी आए उधर धरा और धरती में छेद मार दिया। एक में नहीं आया दूसरे में मार दिया, दूसरे में नहीं आया तीसरे में मार दिया, छेद कर करके धरती को पूरा छल्ली कर डाला। और धरती के अंदर जो रिजर्व वाटर था, हमने मशीन डाल डाल के, चाहिए हमें 100 लीटर, बटन दबाया तो मशीन से आ गया 1000 लीटर, तो पानी तो वेस्ट गया ना। तो कुल मिला के सुविधाओं ने और टेक्नोलॉजी ने पानी की बर्बादी काफी बड़े लेवल पे की हुई। ठीक है, तो हम थोड़ा सा सुविधा भोगी कम हो जाएं और पानी के इस्तेमाल के तरीके पर थोड़ा सा फोकस कर लें, क्योंकि आने वाले समय में पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और आप देख रहे ना, अगर आप अभी की चर्चा कर लो तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की 40% से तो ज्यादा जमीन रबी के सीजन में खाली पड़ी रहती, इसलिए क्योंकि पानी नहीं है। और गर्मी के समय देखा जाए तो 95% जमीन खाली पड़ी रहती। गेहूं कटने के बाद आप देखोगे तो चारों तरफ जो है ना खेत दिखते हैं और लपट दिखती है, उसमें हरियाली कहीं नहीं दिखती। मानते हो कि नहीं मानते हो? मतलब गेहूं कटने के बाद 95% जमीन खाली पड़ी रहती है ना। अच्छा देखो, यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी याद आ रही है हमें, हम आपको बता रहे हैं एक अनुभव के तौर पर। ये हमने अभी मोदी गवर्नमेंट को जो डिस्कशन होने वाला है उसमें नोट्स बना के भी लिखा है, आपको मैं शेयर करता हूँ कि हिंदुस्तान आज की तारीख में पूरी तरह से जैविक तरीके से खेती करने के लिए सक्षम नहीं है। कारण नंबर 1, क्योंकि भरपूर मात्रा में जैविक खाद नहीं है। बात सही है कि नहीं है? अभी एक ट्रॉली में जो हमने डोज बताया कि 5 ट्रॉली गोबर चाहिए, तो एक शहर में पता चला, एक गांव में 1000 एकड़ जमीन है, तो 5000 ट्रॉली गोबर की खाद चाहिए। और 5000 ट्रॉली गोबर की खाद के लिए कम से कम 5 से 10,000 का पशुधन चाहिए। ठीक है कि नहीं? अब वो है नहीं, पता चला 1 सैकड़ा गाय है गांव में कुल, और हम 5000 ट्रॉली गोबर की उम्मीद कर रहे हैं, तो कैसे होगा पॉसिबल? नहीं होने वाला। और जब मिट्टी में डोज नहीं दोगे तो क्या है, मिट्टी में प्रोडक्शन भी नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग वैश्विक स्तर पर जैविक खेती इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास जैविक खादों की उपलब्धता नहीं है, पशुधन हमारे पास कम है। जब भारत समृद्ध था, ठीक है, एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर उस समय के इतिहास पर आप प्रकाश डालोगे कि क्या क्या कारण थे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या कारण था, क्या इकोनॉमिक सिस्टम था, क्या अर्थव्यवस्था थी, क्या काम था, मतलब किसके कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो आपको 2 बातें वहां पर जरूर मिलेंगी। एक बात आपको यह मिलेगी कि धरती के मानचित्र पर भारत एक लौता मात्र देश था, अभी भी है, जिसके पास सूरज की किरण सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया के तुलनात्मक देशों के मामले में। एक बात आपको जरूर मिलेगी जो आज भी है। दूसरी बात आपको मिलेगी कि उस समय प्रति व्यक्ति 2 गाय हुआ करती थी। ठीक है, प्रति व्यक्ति 2 गाय हुआ करती थी। एक समय हिंदुस्तान में ऐसा था कि 3 करोड़ की आबादी पे 6 करोड़ गौवंश हुआ करता था। ठीक है, और आज का हिंदुस्तान है कि 125 करोड़ की आबादी पे 3 करोड़ गौवंश लेके बैठा हुआ है। ठीक है, और 3 करोड़ में से हमने बताया था ना कि 60-70% सड़क पे रहती हैं गाय, तो मतलब 3 करोड़ में से तो 50 लाख गाय केवल घर में है जिसका गोबर खेती में इस्तेमाल हो रहा है, और वो 50 लाख भी कंटामिनेटेड है, गाय ब्रीडेड है। तो कहां से हम जैविक खेती की उम्मीद कर रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो पहला भारत को समृद्ध होने का कारण था कि हमारे पास प्रति व्यक्ति 2 गौवंश था। और एक बात मैं बता दूं, आज हम लोग पैसे से अपनी वैल्यू को आंकते हैं कि इसके पास 1000 रुपए है, इसके जेब में 1000 करोड़ है, उसके जेब में 100 करोड़ है, उसके पास 2000 करोड़ है, या ये 10,000 करोड़ है। तो पेपर मनी पे हम लोग कंपटीशन लगा रहे हैं, और पेपर मनी को हम लोग कहने चाहिए धन या धनाट्य की स्थिति में हम अपने आप को तौल रहे हैं। ये बहुत गलत है। ये पेपर मनी है, ये कुछ नहीं है, कागज के टुकड़े हैं ये। ठीक है, पहले की जो धनाट्य व्यवस्था थी वो गौवंश थी, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ना, एक कहना चाहिए फिक्स जो कैसे एसेट्स, ये एसेट्स प्रॉपर्टी थी जो कभी खत्म नहीं होती थी, ये मल्टीप्लाई होती थी
और ये ट्रांसफर भी होती थी पीढ़ी दर पीढ़ी, समझ रहे ना। तो पहले क्या था, जो व्यक्ति के पास 2 गाय हैं तो वो कम धनी व्यक्ति है, जिसके पास 100 गाय हैं वो ज्यादा धनी व्यक्ति है, जिसके पास और ज्यादा है तो वो और ज्यादा धनी व्यक्ति है। तो धन का आकलन पहले गौवंश से था, गोधन से था, ठीक है। गाय के आगे धन भी जोड़ता है इसलिए उसको गोधन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग पेपर मनी के पीछे भाग रहे हैं और ये पेपर मनी जो है ना, मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा बताइए आप, अगर आपके पास 1000 करोड़ हैं और कुछ नहीं है, मान के चलो खेत बंजर कर डाले आपने, पानी दूषित कर डाला आपने, हवा दूषित कर डाली, तो अब आप क्या करोगे उस पेपर मनी से? उसके ऊपर नाचोगे, बैठोगे, हवा निकालोगे, उसमें से पैसे निकाल, मतलब अनाज निकालोगे, क्या करोगे उसमें से? बताइए क्या काम की है वो पेपर मनी? तो कुछ भी नहीं होने वाला। हमारा जो वास्तविक धन है वो है गाय, हवा, धरती और पानी। ये हमारे बेसिक धन हैं जिनकी वजह से हम पृथ्वी को हजार लाखों सालों से चलाते चले आ रहे हैं। ये पेपर मनी तो अभी स्टार्ट हुआ, समझ रहे ना, ये तो अभी स्टार्ट हुआ। और हर एक शासन काल में अलग अलग तरीके से पेपर मनी को बनाया जाता है। किसी की कोई मुद्रा होती, किसी की कोई मुद्रा होती है। अभी गांधी जी छपे, आने वाले समय में कोई कुछ और छाप देगा। हाँ, जो भी छापे छापेगा। तो कुल मिला के ये पेपर मनी, ये डेड मनी है, इसको बोलते हैं डेड मनी। जिंदा मनी नहीं बोलते इसे, मरी हुई मनी बोलते हैं, जिसके भ्रम में हम लोग जीते हैं और अपने आप को बहुत शक्तिशाली और पावरफुल समझते हैं। तो पहले का जो हिंदुस्तान था, प्रति व्यक्ति 2 गाय थी। अब मैं आपको विषय पे फोकस करना चाहता हूं कि पानी के बारे में हमें जो सोचना चाहिए। तो मैंने बोला कि जैविक खेती हम लोग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उतना जैविक खाद नहीं है। अब अगर एक बात गहराई से समझ ली जाए, क्या वो पानी को लेकर हमने बोला 95% जमीन पूरे 4 महीने गर्मी के समय खाली पड़ी रहती है। 5% लोग फसल बोते हैं जिनके पास कुएं में पानी रहता है, ठीक है कि नहीं। 95% लोग खेत को काटते और छोड़ के जोत करके छोड़ देते, 4 महीने कोई काम नहीं, जब बारिश आएगी तब फसल बोएंगे। और 40% लोग रबी सीजन में जमीन को खाली छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पानी की व्यवस्था ना रबी में होती है, ना कुआ है, ना ट्यूबवेल है, पानी है ही नहीं, मतलब मैदान है, बस बारिश में फसल बो दी, जो आ गया सो निकाल लिया, नहीं तो नमस्ते, ठीक है कि नहीं। और कम से कम 20% जमीन बारिश के समय में बोई नहीं जाती। तो अगर 20 वो, 40 ये और 95 ये, टोटल अगर फिगर मिलाओगे तो मेरा दावा है कि 50% जमीन पे पूरे साल भर में खेती नहीं होती अगर एवरेज जोड़ोगे तो। भाई 4 महीने तो आपकी 95% खाली रही और 4 महीने 40 रही और 4 महीने 20 रही, तो 4 महीने ये 60 ये हो गई और 95 वो हो गई। तो एवरेज मिलाओगे तो 4 महीने वो और 2 महीने 60% में से आप ले लो, है ना, 2 महीने 60% में से ले लो, तो 6 महीने खाली पड़ी और 6 महीने पैदा हो रही है। तो अभी हम जितनी भी हमारे पास जमीन है, उस जमीन में कितनी आबादी को हम भोजन पैदा कर रहे हैं? 125-150 करोड़ लोगों को पैदा कर रहे हैं, बराबर ना। अब हम आपको बोलते हैं कि साहब जैविक खेती एक झटके में आप कर दो फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहोगे प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, उत्पादन कम हो जाएगा। एक नंबर का बहाना लेके लोग बैठे हुए हैं कि साहब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, हमने मान लिया प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम पानी की रिचार्जिंग व्यवस्था पर तगड़ा काम कर लें, देखो एक तीर से कितने निशाने हो सकते हैं, पानी की व्यवस्था पर केवल काम कर लें तो जो हमने अभी आपको बताया है और दावा किया है कि 1 एकड़ में अगर 1 लाख लीटर पानी 1 इंच बारिश पर गिरता है और 40 इंच एवरेज बारिश हिंदुस्तान में होती है, कहीं 70 भी होती, कहीं 200 होती, कहीं 20 होती, कहीं 30 होती है, एवरेज 40 इंच बारिश होती है, मतलब 40 लाख लीटर पानी एवरी एकड़ पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर गिर रहा है। और सारे हिंदुस्तान के किसान केवल रिचार्जिंग की इस मेथड पर काम करने लग जाएं तो कितने लाख लीटर पानी रिचार्ज होगा? 30 लाख लीटर एवरी एकड़। और सोचो देश कितना बड़ा है, और अगर सारे लोग काम करने लग जाएं तो 10 लाख लीटर पानी 1 एकड़ से प्रति व्यक्ति के हिसाब से बचेगा। फसल में इस्तेमाल करने के बाद भी 10 लाख लीटर वो बहा देगा नाले नदी में, 30 लाख लीटर रिचार्ज करेगा, फिर उस 30 लाख में से 20 लाख से खेती करेगा, 10 लाख लीटर तब भी वो एक्स्ट्रा रिचार्ज कर रहा है, और उस 10 लाख लीटर को वो बेच भी सकता है। और आने वाले समय में आप देख लेना पानी बिकेगा, और अभी भी बिक रहा है, अभी तो बोतलों में 20 रुपए लीटर बिक रहा है, और कई कंट्रियों में अभी देखना, आप धीरे धीरे करके आप देखते जाना, अभी आप जिंदा हो, आने वाले 20 साल के बाद
घरों में मीटर लग जाएंगे, जितना पानी आप निकालोगे बिजली के माफिक आपको बिजली का जैसा बिल भरना पड़ता है ऐसे पानी का बिल भरना पड़ेगा। चालू हो गया ना अभी, लेकिन वैश्विक स्तर पर नहीं हुआ ना, अभी पूरे हिंदुस्तान में ये हो जाएगा और धीरे 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 करके पानी की इतनी शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी शॉर्टेज हो जाएगी, जिसके पास पानी रहेगा वो पैसे बनाएगा। और गांव में अभी भी गर्मी में लोग पैसे बनाते हैं, जिसके पास पानी होता टैंकर लगा देते, उन्होंने कहा 500 रुपए का एक टैंकर भर लो, तो अभी वो 500 रुपए का रेट है, आने वाले समय में 1000 का होगा, 2000 का होगा, 5000 का होगा, तो साहब 1 रुपए लीटर आप पानी भी बेच सकते हो इस विधि से। मतलब 10 लाख रुपए का साल भर में आप पानी बेच लोगे और 20 लाख लीटर से खेती कर लोगे और बाकी 10 लाख लीटर बहा दोगे, इतना काम हो जाएगा। अब मैंने बोला कि 30 लाख लीटर अगर हमने रिचार्ज किया और 20 लाख लीटर की हमें आवश्यकता है पूरे साल भर सिंचाई करने के लिए, तो हमने क्या बताया अभी कि अगर रिचार्ज कर लिया तो 20 लाख लीटर से हम साल भर खेती कर पाएंगे, पूरे साल भर, समझ रहे ना। तो जो 6 महीने हम पूरे जमीन को खाली करके रखे हैं, अगर पानी है हमारे पास तो उस जमीन को हम खाली थोड़ी रखेंगे, कुछ ना कुछ तो उगाएंगे ना। तो हम फिर 6 महीने की, अभी 6 महीने की प्रोडक्टिविटी से 125 लोगों को फूड तैयार कर रहे हैं और हमारे पास पानी की तगड़ी व्यवस्था है, सो हमने और कर दिया, तो कितने लोगों को और हो सकता है। मतलब जितना हम प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं, अगर पानी की व्यवस्था हो गई तो कितना दुगना प्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब 250 करोड़ लोगों को अनाज हम पैदा कर लेंगे। अब यहां पर सुनो अब बात पूरी, 250 करोड़ लोगों को अनाज पैदा किया, अब आप एक झटके से केमिकल को बंद कर दीजिए, समझ रहे ना। अब झटके से बंद कर दीजिए तो आप कहोगे साहब प्रोडक्शन झटके से कम हो जाएगा, तो हो जाने दीजिए, ठीक है कि नहीं। अभी हम 250 करोड़ को पैदा कर रहे हैं, एक झटका लगेगा तो 125 करोड़ को तो पैदा करेंगे, आधा हो जाएगा ना, आधा हो जाएगा, तो आधा प्रोडक्शन हो जाएगा, तो हो जाने दो भाई, हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जा रही है। लेकिन इससे फायदे कितने गुना होंगे, एक तो पानी रिचार्ज हो जाएगा, दूसरा जैविक खेती एक झटके में चालू हो जाएगी, तीसरा जो है ना हिंदुस्तान पे जो खेती को लेकर बजट लगता है, आपको मैं बता दूं 1,00,000 करोड़ रुपए की केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी है देश में। कितना? 1,00,000 करोड़ रुपए। और अगर टोटल फर्टिलाइजर का कंजप्शन आप जोड़ेंगे तो 3.5 लाख 4 लाख हजार करोड़ रुपए का केमिकल खाद हम पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर बिछाते हैं एक साल में। कितना? 3.5 से 4 लाख हजार करोड़ रुपए का। मतलब जम्मू टू कन्याकुमारी आप 10 लाइन हाईवे 2000 की नोट से बना सकते हो। इतना पैसा हमारा केवल केमिकल फर्टिलाइजर में जाता है। फिर लगभग पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो 4 लाख हजार करोड़ रुपए का हम पेस्टिसाइड डालते हैं, 60,000 करोड़ रुपए का हम वीडिसाइड डालते हैं कचरा मारने की दवा, और लगभग 5 लाख हजार करोड़ रुपए का। तो आपको लेयर फार्मिंग करना पड़ेगी जिसमें 70% हम उड़ने वाले पानी को भी रोक लेते हैं। ठीक है कि नहीं? पानी की बूंद को भी हम नीचे जाने दे रहे हैं और उड़ने वाली बूंद को भी हम रोक ले रहे हैं। तो इसमें पानी की बचत 70-80% होगी। इसलिए आपको लेयर फार्मिंग आज नहीं तो कल मजबूरी में करना पड़ेगी। आप देख लेना, क्योंकि दुनिया के पास कोई समाधान नहीं है। दूसरी बात, खरपतवार का कोई समाधान नहीं है किसी के पास भी। आप चाहे पॉली हाउस लगाओ, चाहे नेट हाउस लगाओ, चाहे ओपन फार्मिंग करो, चाहे ड्रिप से खेती करो, चाहे स्प्रिंकलर से करो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी बिठा लो, खरपतवार तो साहब होना ही होना है। लेकिन अपने लेयर फार्मिंग में ऐसा सिस्टम है कि घास को हम होने ही नहीं देते। तीसरा, कीड़ों की प्रॉब्लम है। जो लोग नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो कीड़ों की समस्या सभी के पास रहती है। तो कीड़ों की समस्या को दूर करने के लिए हम लोग लेयर फार्मिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद की मात्रा कम है तो अपन ने लेयर फार्मिंग की, तो इसमें क्या, ऊपर पड़े खाद का, नीचे पड़े खाद का और नीचे पड़े खाद का भरपूर इस्तेमाल किया। समझ रहे ना? तो खाद का अगर हम फसल के हिसाब से देखें तो 4 गुना हमने इस्तेमाल कम किया, तो खाद की मात्रा कम इस्तेमाल करना पड़ेगी। लैंड, जमीन का रकबा कम होता चला जा रहा है। ये बात भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आबादी कंटिन्यू बढ़ रही है, रोड नाली और कंस्ट्रक्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और धरती पर जितनी जमीन है वो 1 इंच भी नहीं बढ़ रही है, जमीन उतनी है ना। पहले एक समय था कि 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन हुआ करती थी एक एक व्यक्ति के पास। अब एक झटका लगा 10 बच्चे हो गए, ठीक है तो एक झटके में 100 एकड़ वाला 10 एकड़ पे आ गया।
और एक राउंड और लग गया, मान के चलो 10 का, है ना। पहले तो ऐसे ही होते थे ना, हाँ 10 12 13 14 ऐसे ही होते थे। तो एक राउंड में 100 एकड़ वाला, चलो अगला राउंड 2 का मान लो, ठीक है, हम 2 हमारे 2, तो अगला राउंड 2 का लगा तो पता चला 100 से आ गए 10 पे, और अगला राउंड 2 का लगा तो आ गए 5 पे, फिर अगला 2 का लगा तो आ गए 2.5 पे। तो 3 पीढ़ी में 100 एकड़ वाला 2.5 एकड़ पे आके टिक गया। समझ रहे ना, अभी 2.5 वाले का मत सोचो अभी। ठीक है, तो अब 2.5 एकड़ जमीन बची और पूरे परिवार को चलाना है, ठीक है। तो अब कैसे काम करेंगे, अभी गेहूं बोएंगे तो भैया 50,000 की फसल होगी 2.5 एकड़ में, तो 50,000 से साल भर में क्या परिवार चलने वाला, ठीक है। 50,000 तो पढ़ाई का ही खर्चा है, तो कैसे परिवार को चलाया जाएगा, कम जमीन में कैसे गुजारा किया जाएगा। और ये तो कम हो गई प्रति व्यक्ति जमीन का रकबा, दूसरी तरफ नाली, रोड, कंस्ट्रक्शन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वैसे ही पता चला जिस जमीन पर पहले खेती होती थी आज उस जमीन पर बिल्डिंग बनी हुई है, तो वैसे जमीन का रकबा कम हो रहा है। और तीसरी तरफ आबादी बढ़ी रही है ना। पहले 60 करोड़ को भोजन चाहिए था, फिर 100 करोड़ को डाइट चाहिए, अब 125 करोड़ को डाइट चाहिए, अब आने वाले समय में 150 करोड़ को डाइट चाहिए पड़ेगी, है कि नहीं। तो आबादी बढ़ रही है, जमीन कम हो रही है। और तीसरी तरफ आज पूरा हिंदुस्तान ये मानसिकता में है कि हमें क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए साहब, है ना। हम 4 रोटी से 3 रोटी खाएंगे, पर जहर युक्त नहीं, जहर मुक्त चाहिए। बात समझ रहे ना, हर कोई चाह रहा है कि अच्छा अनाज हमें मिले, तो अच्छे अनाज के लिए आपको जैविक करना पड़ेगा, और जैविक करना पड़ेगा तो प्रोडक्शन आएगा कम, ठीक है कि नहीं। तो फिर क्या करोगे, एक तरफ जैविक करना है, अच्छा अनाज खाना है, दूसरी तरफ आबादी बढ़ रही, तीसरी तरफ जमीन कम हो रही, ठीक है कि नहीं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान केवल एक प्लेटफॉर्म पे दूर हो सकता है, वो है लेयर फार्मिंग, जो अभी वर्तमान में है। और ये व्यवस्था आने वाले समय में और इसमें काम होगा तो अगले 100 200 300 400 साल तक ये व्यवस्था कंटिन्यू इसको आप चला सकते हो, जिससे आप प्रोडक्शन आराम से ले सकते हो, और वो भी क्वालिटी ऑफ फूड के साथ, है ना, अच्छे अनाज के साथ। उसके बाद मौसम के बुरे प्रभाव में अगर खेती करनी है तो क्या समाधान है आपके पास, कोई समाधान नहीं, ठीक है कि नहीं। मौसम का प्रभाव तो साफ खेती पे पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर गर्म हवाओं का प्रभाव रोकना है, ठंडी हवाओं का प्रभाव रोकना है, लेबर कम मात्रा में है, लेबर नहीं है, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगातार खेती में बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को अगर एक मंच पर आपको या एक प्लेटफॉर्म पर एक काम करने से समाधान करना है तो आपको ये काम करना है। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, इन सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए अलग अलग से कुछ नहीं करना आपको तो केवल लेयर फार्मिंग का सेटअप करना है जैसा हमने किया है, और वो सेटअप आप करोगे तो ये सारी समस्याएं एक झटके में अपने आप सॉल्व होंगी। बात समझ रहे ना, एक झटके में सॉल्व होंगी, इसके लिए अलग अलग से कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमें मल्टीलेयर